नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बहू का राज। संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए निधि को 1 महीना ही हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों व हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। निशांत ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ विमला, ससुर जितेंद्र, जेठ सौरभ, जेठानी गौरी और उनकी बेटी पीहू, पूरा रूटीन सब निधि को समझ आ गया था। सौरभ घर पर ही रहते थे। निधि को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम ही नहीं कर पाते। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी गौरी के लिए निधि के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार गौरी के साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त गौरी को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। गौरी चुपचाप सब सुनती रहती। निधि को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन आशा आकर पूरा कर देती। निधि हैरान रह गई थी जब एक दिन आशा मौसी ने उसके कान में कहा, निशांत को अपनी मुट्ठी में रखना। इस गौरी ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा ही नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि गौरी के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर निशांत माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। निधि को हंसी आ गई। मौसी पति है मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े, और इस मामले में पंडित जी की क्या जरूरत है। इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई। आशा ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया निशांत अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान गौरी से हटाना। निधि हैरानी से दोनों बहनों का मुंह देखती रही। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। आशा ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। गौरी से दूर ही रहना। आशा बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। गौरी रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर जैसे ब्रेक लगा। निधि ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। निशांत और निधि साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे, कभी अलग। सुबह तो निधि व्यस्त रहती थी। शाम को आकर गौरी की मदद करने के लिए तैयार होती तो गौरी उसे स्नेह से दुलार देती, रहने दो निधि, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं निधि, मुझे आदत है। काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। निधि उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। पीहू की भी चाची से बहुत बनती थी। निधि उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह गौरी की भाभी का फोन आया। गौरी के मामा की तबीयत खराब थी। गौरी सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने गौरी को पाल पोस कर बड़ा किया। निधि ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए। पर पीहू की परीक्षाएं हैं सोमवार से। मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। गौरी ने जी कहकर सिर हिला दिया। उसका मामा मामी के सिवा कोई और नहीं था। मामा मामी भी संतान थे। निधि ने कहा, नहीं भाभी, मैं निशांत को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ जयपुर से अलवर तक बस के सफ़र में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने में आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला का खुला रह गया।
कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे। वहीं बैठे ससुर ने कहा, निधि ठीक ही तो कह रही है, जाने दो उसे निशांत के साथ। सास को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। निशांत पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। निधि ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। जेठ बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम्स में चले गए। शनिवार था, निधि की छुट्टी थी। वह मेड के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक आशा मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। आशा ने आराम से बैठे हुए निधि से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। निधि मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर निशांत को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी जरूरत पड़ सकती है ना। आशा ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी छोटी बहू तो जरा भी अक्ल नहीं है। सास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूँ अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। निधि घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो आशा मौसी वहीं आ गई। निधि उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए आशा ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं है। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो निशांत तो उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हाँ बताइए। मैंने सुना है पीहू निशांत की ही संतान है। तुम्हारे जेठ के हाल तो पता ही है सबको। निधि बोचक्की सी आशा का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। निधि पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बनाकर लाती हूँ। आशा हैरानी से निधि को जाते देखती रही। इतने में उसकी सास भी वहां आ गई। आशा को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है, इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। उसकी सास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेगी। हम बड़े अनुभवी लोगों को कौन सुनता है आजकल। निधि ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर जेठानी गौरी के बेडरूम में देखा। उसका जेठ गहरी नींद में था। फिर सास और आशा के साथ चाय पीनी शुरू ही की थी कि निधि का मोबाइल बज उठा। निशांत का फोन था। बात करने के बाद निधि ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है, वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब है ही। सास ने डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो गौरी चाहती है निशांत वही करता है। तुमसे कहा था ना, निशांत को उससे दूर रखो। आप चिंता न करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, पीहू आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ निधि काम में व्यस्त हो गई। आशा ने कहा, इसकी निश्चिंतता का आखिर राज क्या है? दीदी, क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा। आशा, निशांत और गौरी लौट आए थे। गौरी और निधि स्नेहपूर्वक लिपट गई। उमेश वहां के हालचाल पूछते रहे। जेठ ने सब चुपचाप सुना पर कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर पर सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते। सासू माँ को गौरी फूटी आंख नहीं सुहाती, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश गौरी पर ही निकाल देती। घर का सारा खर्च
निशांत और निधि ही उठाते थे। ससुर जितेंद्र रिटायर्ड थे और जेठ सौरभ तो कभी कोई काम ही नहीं कर पाए। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 3 साल बीत गए। निधि ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे दर्श को सब जी भरकर गोद में खिलाते। गौरी ने ही दर्श की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। निधि के ऑफिस जाने पर गौरी ही दर्श को संभालती थी। कई पड़ोसी रिश्तेदार दर्श को देखने आते रहते और निधि के कानों में मक्कारी से घुमा फिराकर निशांत और गौरी के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब निशांत 2 बच्चों का बाप बन गया। निधि के कानों पर जूं न रेंगती। देख सब हैरान और चुप हो जाते। गौरी और निधि के बीच स्नेह दिन ब दिन बढ़ता ही गया। निधि जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, गौरी और पीहू को भी जरूर ले जाती। निधि के कानों में आशा मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर निधि की सपाट प्रतिक्रिया पर सास और आशा मौसी हैरान हुए बिना भी ना रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत है। इस बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है उसकी इस निश्चिंतता का। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। पीहू के स्कूल से फोन आया कि पीहूष बेहोश हो गई थी। निशांत और निधि तो अपने ऑफिस में थे। दर्श को सास के पास छोड़ गौरी तुरंत स्कूल भागी। निशांत और निधि को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। पीहू को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। गौरी निशांत के कहने पर पीहू को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। निशांत और निधि भी अस्पताल पहुंच गए। निशांत ने घर पर फोन करके सारी स्थिति बता दी। पीहू ने बताया था, सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह शायद फिर बेहोश हो गई। हैरान तो सब तब हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। गौरी इस बात पर बुरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, निधि ये क्या हो रहा है पीहू को? सौरभ की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या पीहू भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान न हो, हम सब है ना। निधि ने गौरी को तसल्ली दी। पीहू के सब टेस्ट हुए। सास ससुर भी दर्श को लेकर अस्पताल पहुंच गए। आशा मौसी सौरभ की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई। रात को निशांत ने सबको घर भेज दिया। अगले दिन निधि सौरभ को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर पीहू के पास बैठे रहे। फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो निधि उन्हें वहां से वापस घर ले आई। गौरी पीहू के पास ही थी। सास ने निधि को डपटा, सौरभ को क्यों ले गई थी? माँ, पीहू की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, कहकर निधि किचन में चली गई। निधि ने थोड़ी देर बाद देखा, सास और आशा की आवाज़ें पीहू के कमरे से आ रही थी। आशा मौसी जब भी आती थी पीहू के कमरे में ही सोती थी। निधि दरवाजे तक जाकर रुक गई। आशा मौसी कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेंगी अब। कब से सब कह रहे हैं पति को संभाल कर रखे। निशांत पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब गौरी का क्या होगा। निशांत मेरी भी इतनी नहीं सुनता जितनी गौरी की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से गौरी आई है निशांत ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी निधि का खून खोल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही है। अगले दिन पीहू की सब रिपोर्ट्स आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने पीहू की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया। शाम तक डिस्चार्ज होना था। निशांत और गौरी अस्पताल में ही रुके। निधि घर पहुंची तो आशा मौसी ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा,
सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी आशा की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। निधि ने आसपास देखा। ससुर कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। जेठ अपने रूम में थे। निधि ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की। माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे निशांत और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं न कि मुझ पर कि किसी बात का असर क्यों नहीं होता। वह इसलिए विवाह की पहली रात को ही निशांत ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और पीहू की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रोब में दबी रहे। निशांत ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की भी सलाह दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाहों के चक्कर में पड़ी। यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह के बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर निशांत हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद कर दिया। निशांत अपनी देख रेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट में पता चल गया है कि जेठ जी ही पीहू के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और निशांत भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा रहेगा। कहकर निधि अपने बेडरूम में चली गई। दर्श उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लेटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसे अपने मन में ठान लिया कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंग्यों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद कराना था, इसलिए वह जेठ सेरब को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर निशांत पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली आशा? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लूँ, फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंतता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई आशा के पैर पटकने की आवाज़ निधि को अपने कमरों में भी सुनाई दे रही थी और उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए निशांत को फ़ोन मिला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।